गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग जो है ग्रेजुएशन एमजेसी फर्स्ट सेमेस्टर का जो है शॉर्ट क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करेंगे और उसके शॉर्ट क्वेश्चन सब के बारे में डिटेलिंग हम बताएंगे। और एग्जाम में आपको समझ लीजिए कि वीवीआई क्वेश्चन सब है, शॉर्ट क्वेश्चन में जरूर पूछेगा। तो उस चीज़ के लिए आप नोट कर लीजिए, क्वेश्चन को नोट करते जाइएगा। जो जो क्वेश्चन का आंसर हम डिटेलिंग बताएंगे उसको करिएगा और उसके बाद जो है उसका मैं आंसर को डिटेलिंग समझाते जाऊंगा, ठीक है ना। तो लिखे, पहला क्वेश्चन है सामान्य मनोविज्ञान क्या है। पहला क्वेश्चन है सामान्य मनोविज्ञान क्या है। तो आंसर है इसका, हम लोग मनोविज्ञान के बारे में तो जानते ही हैं, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में क्या है कि आपको एक संक्षेपण में लिखना है। 10 लाइन 15 लाइन, इससे ज्यादा लाइन में नहीं लिखना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है कि सामान्य मनोविज्ञान क्या है। तो सामान्य मनोविज्ञान का वह क्षेत्र है जिसमें मनोविज्ञान के सैद्धांतिक पक्ष का अध्ययन किया जाता है। किसमें क्या किया जाता है? सैद्धांतिक पक्ष का अध्ययन किया जाता है। और यह मनोविज्ञान का एक विस्तृत विभाग है। क्या है? विस्तृत विभाग है। इस विभाग के अंतर्गत मनोविज्ञान के अर्थ, परिभाषा, अध्ययन और पद्धतियां तथा अन्य विज्ञानों से इस विज्ञान का संबंध आदि का निर्धारण किया जाता है। क्या किया जाता है? किन किन क्षेत्रों से? जैसे कि पद्धतियां हो गया, परिभाषा, अध्ययन, पद्धतियां, मनोविज्ञान के अर्थ, इस सब से जो है निर्धारित किया जाता है। सामान्य मनोविज्ञान में ही व्यवहार के सामान्य राय अर्थात स्मृति, चिन्ह, सीखना तथा व्यक्तित्व आदि का सैद्धांतिक अध्ययन किया जाता है। ओके। और यह ज्ञानात्मक क्रियाएं हैं। ज्ञानात्मक क्रियाओं जैसे कि हंसना हो गया, रोना हो गया, क्रोध करना हो गया, है ना, डरना हो गया, और बहुत सारी क्रियात्मक क्रियाओं जैसे कि चलना हो गया, बोलना हो गया तथा भागना आदि वगैरह ये सब हो गया। जो इस पर हम लोग जो अध्ययन करते हैं, इसके अतिरिक्त यह पारिवारिक और सामाजिक जीवन का भी अध्ययन करता है। क्या करता है? हम लोग निजी जीवन में हंसना, बोलना, क्रोध करना, क्रियात्मक जैसे हो गया चलना, बोलना, भागना, ये सब करते हैं। उसके अतिरिक्त पारिवारिक तथा सामाजिक जीवन का भी अध्ययन करते हैं। और विज्ञान के विस्तृत अध्ययन से पूर्व सामान्य मनोविज्ञान का अध्ययन करना अनिवार्य रूप से आवश्यक होता है। तो मोटा मोटी अगर सामान्य मनोविज्ञान क्या है तो हम लोग इसी तरीके से इसका जवाब लिखेंगे। ओके। तो इसका पीडीएफ फाइल हम आपको ग्रुप पे डाल देंगे। ओके। दूसरा क्वेश्चन है, लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है, लिखिए। तो शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान की उपयोगिता क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान की उपयोगिता। नोट कर लीजिए क्वेश्चन। नोट कर लिए। इसमें हम लोग देखते हैं कि वर्तमान युग में शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का योगदान सर्वविदित है। क्या है? अब शिक्षा मनोविज्ञान सिद्धांतों पर आधारित है। क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? सिद्धांतों पर आधारित है। और तथा शिक्षा से संबंधित सभी पाठ्यक्रम तथा शिक्षण विधियां मनोवैज्ञानिक मान्यताओं के अनुकूल निर्धारित की जाती है। क्या की जाती है? मान्यताओं के अनुकूल निर्धारित की जाती है। अब बच्चे को जैसे कि भय एवं दंड के माध्यम से शिक्षित नहीं किया जा सकता। भय और दंड के माध्यम से शिक्षित नहीं किया जाता, वरन बालकों में प्रेरणा एवं रुचि प्रकट करता है और अधिक पिछड़ा हुआ प्रतीत होता है। जैसे कोई बालक शिक्षा में मान के चलो कि कोई बालक है,
उसको प्रेरणा और रुचि से जागृत करते हैं, ठीक है। और शिक्षा को क्या करता है, वो सरल और ऐच्छिक बनाया उसको जाता है। और यदि कोई बालक शिक्षा में अरुचि प्रकट करता है अथवा अधिक पिछड़ा हुआ प्रतीत होता है तो उसे बालक को निर्देश केंद्रों में भेजा जाता है। क्या किया जाता है? निर्देश केंद्रों में भेजा जाता है। और यहाँ मनोवैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर उसके परीक्षण एवं सुधार की व्यवस्था की जाती है। क्या की जाती है? उसका परीक्षण एवं सुधार की व्यवस्था की जाती है। अब शिक्षा पूर्व के समान शिक्षित केंद्रीय न होकर के बाल केंद्रीय हो गई है। इस प्रकार शिक्षा के केंद्र में मनोविज्ञान का सराहनीय योगदान रहा है। ओके, तो कभी भी क्वेश्चन अगर पूछे इस तरह से, अगर आवे कि शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान की उपयोगिता क्या क्या है, तो इस तरीके से जवाब देना है। ओके, तीसरा क्वेश्चन लिखिए, पूछ सकता है आपसे कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। क्या है मनोविज्ञान? तो कैसे जवाब देंगे? पहले आत्मा का ही विज्ञान माना जाता था, है ना। और किस सब्जेक्ट से निकला हुआ है? फिलोसफी सब्जेक्ट से निकला हुआ। क्या है? फिलोसफी। फिलोसफी से ही जो है मनोविज्ञान अलग हुआ है। तो पहले आत्मा का ही मनोविज्ञान विज्ञान माना जाता था। तो अभी इसका डिटेलिंग कैसे बताएंगे? तो इसका यह है कि अपने विकास के प्रारंभिक काल में, अपने मनोविज्ञान का जो अपने विकास के प्रारंभिक काल में मनोविज्ञान को आत्मा के ज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता था। क्या किया जाता था? आत्मा के विज्ञान के रूप में क्या किया जाता था? परिभाषित किया जाता था। और प्लेटो और अरस्तु ने भी मनोविज्ञान का इसी रूप में वर्णन किया है। जो पूर्व मनोवैज्ञानिक थे प्लेटो और अरस्तु, इसी रूप में उन्होंने क्या किया था? वर्णन किया था। क्या किया था? हाँ, मनोविज्ञान का यह अर्थ इसके शाब्दिक विश्लेषण से प्राप्त होता है। क्या होता है? शाब्दिक विश्लेषण से प्राप्त होता है। प्रारंभ से ही अंग्रेजी भाषा में मनोविज्ञान का पर्याय शब्द साइकोलॉजी है। प्रारंभ से ही मनोविज्ञान का क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ साइकोलॉजी है। यह शब्द मूल रूप से यूनानी भाषा से दो शब्दों से बना है, साइकी और लॉगस। क्या? साइकी और लॉगस। और इसी शाब्दिक अर्थ के कारण मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना जाता है। मतलब साइकी एवं लॉगस का जो अर्थ है, क्या माना जाता है? साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लॉगस का मतलब होता है क्या? ज्ञान, है ना। तो इसी शाब्दिक अर्थ के कारण क्या होता है? मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना जाता है। क्वेश्चन जब भी पूछेगा आपको एग्जाम में, तो क्या बोलिएगा कि प्रारंभ से ही इसको आत्मा का विज्ञान माना जाता था। और कौन कौन थे इसमें? प्रारंभ में प्लेटो और अरस्तु ने भी अपने शाब्दिक अर्थों में इनके रूप में वर्णन किए हैं। ठीक है ना। ओके, और इनको शुरू से ही अंग्रेजी में ही साइकोलॉजी शब्द से हम लोग जानते थे। तो दो सब यूनानी भाषा से ये तैयार हुआ है मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। एक क्या हुआ? साइकी और लॉगस। साइकी का मतलब होता है आत्मा और लॉगस का मतलब होता है अध्ययन करना, ओके, या ज्ञान, है ना। इसी शाब्दिक अर्थ के कारण मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आत्मा का विज्ञान कहा जाता है। और ईसा से 500 वर्ष पूर्व से, ईसा से 500 वर्ष पूर्व से 16वीं शताब्दी तक मनोविज्ञान के अर्थ के संबंध में यही धारणा प्रचलित रही। ईसा से 500 वर्ष पहले से ही इसी तरीके से चला आ रहा था इसकी धारणा के बारे में, मनोविज्ञान के बारे में। क्या? तो आत्मा का अध्ययन है। क्या है? आत्मा का अध्ययन है। तो इस तरह से प्रचलित थी। मनोविज्ञान के इस प्रारंभिक अर्थ को कालांतर में सभी विद्वानों ने द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। क्या कर दिया गया? मतलब जैसे जैसे मनोवैज्ञानिक रिसर्च करते गए तो उन्होंने कुछ अलग पाया, तो देखा कि तो आत्मा का विज्ञान है नहीं, तो उस तरीके से अपने अपने जो है डिफिनेशन देना शुरू कर दिया। किस तरीके से डिफिनेशन दिया? एक हम कहानी सुना देते हैं। जैसे 500 अंधा है, ठीक है। 5 अंधा को बताया गया कि हाथी जो है, सामने में हाथी है, सब लोग अपना हाथी को छू करके देख करके अपना अपना डिफिनेशन लिखे। तो एक आदमी गया, हाथी को पेट को ऐसे से छू दिया,
तो देखा नहीं तो दीवाल के समान है, तो कहता नहीं, हाथी जो है दीवाल की तरह होता है। क्या होता है? फिर दूसरा जो है अंधा जो गया, उसको जो है पीछे का पूंछ पकड़ा गया, कहता नहीं, हाथी झाड़ू के समान होता है। क्या होता है? उसके बाद तीसरा अंधा गया, उसको पैर पकड़ा गया, कहा नहीं नहीं, ये जो है खंबा के समान होता है, हाथी जो होता है खंबा के समान होता है। उसके बाद जो है फिर क्या हुआ कि उसमें पूछा क्या, उसमें देखा गया क्या कि उसको क्या हुआ कि एक हाथी जो, एक व्यक्ति जो है अंधा जो है गया, तो उसको जो है पकड़ लिया। क्या पकड़ लिया? कान को पकड़ लिया। कान को पकड़ा तो कहता कि नहीं, हाथी जो है ना डगरा के समान होता है। डगरा नहीं होता फटकने वाला, जो हम लोग चावल दाल ये सब जो फटकते हैं, तो कहता है डगरा के समान है। तो उसी प्रकार से सबसे पहले तो माना गया कि भाई आत्मा ईसा से 500 वर्ष पहले से ही आत्मा का विज्ञान के रूप में हम लोग जानते थे, लेकिन जैसे जैसे मनोवैज्ञानिक सब आए तो उन्होंने अपना अपना थॉट दिया, वही अंधा के समान कमिंग। तो कहने का मतलब है कि सभी लोग अपने अपने जगह पर सही थे कि भाई खंबा के समान है, दीवार के समान है। तो उसी प्रकार से यहां भी साइकोलॉजी के जितने भी मनोवैज्ञानिक नए नए रूप में आए, तो इसी तरह से अपने परिभाषा देते चले गए थे। इतना डिटेलिंग में मत लिखिएगा, जो शॉर्ट क्वेश्चन होगा कि हम एक समझा दिए है कि किस तरीके से आत्मा के विज्ञान से कैसे चरण बाय चरण हम लोग आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़े। तो नए नए सभी विद्वानों ने मतलब कि जैसे जैसे आए, तो उन्होंने सबसे पहले तो अस्वीकार कर दिया कि आत्मा का मनोविज्ञान नहीं है ना। उसके बाद जो है इसमें निम्नलिखित कारण थे मोटा मोटी, कि सर्वप्रथम इसको जो अस्वीकार कर दिए, इसके निम्नलिखित कारण थे। तो कुछ पॉइंट में हम दर्शाए हैं इसमें कि सर्वप्रथम आत्मा के स्वरूप को वैज्ञानिक रूप से स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। आत्मा का स्वरूप को जो है वैज्ञानिक रूप में आप स्पष्ट कर सकते हैं? कहेगा 4 गो आत्मा यहाँ पे घूम रहा है, या किसी के अंदर में आत्मा है, उसका डिफिनीशन आप नहीं बता सकते लिखित रूप में, वैज्ञानिक रूप में नहीं बता सकते हैं। और उसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है कि साथ ही आत्मा एवं शरीर के आपसी संबंध को भी व्यक्त कर पाना कठिन है। क्या है? व्यक्त कर पाना कठिन है। और मनोवैज्ञानिक के अर्थ का यह प्रतिपादन अपने आप में अवैज्ञानिक भी था, है कि नहीं? तो इस प्रकार से टॉपिक के बारे में जो हम लोग बताएंगे, तो इस तरीके से हम लोग जवाब देंगे, शॉर्ट फॉर्म में देंगे, 10 से 15 लाइन में देंगे। ओके। चौथा क्वेश्चन है, मनोविज्ञान मन का विज्ञान है? ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, लिखिए क्वेश्चन। मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। ओके। मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। तो इसमें जो है आत्मा के स्वरूप को निर्धारित न कर पाने के पश्चात, आत्मा के स्वरूप को जैसे ही मनोवैज्ञानिक सब आए, तो वो अस्वीकार कर दी कि आत्मा का विज्ञान, शरीर का आत्मा से कैसे हम लोग उसका प्रमाण दे सकते हैं। तो इसमें आया कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, बोला मन का विज्ञान है भाई। तो क्या उसमें बताया कि आत्मा के स्वरूप को निर्धारित न कर पाने के पश्चात मनोविज्ञान को मन के विज्ञान के रूप में प्रतिपादित किया गया। क्या किया गया? आत्मा को छोड़ करके पहला स्टेप आया, एक वैज्ञानिक आए तो उन्होंने बताया कि मन के विज्ञान के रूप में प्रतिपादित किया गया। ओके। यह मान्यता भी ग्रीक दार्शनिकों की ही थी। क्या थी? ग्रीक दार्शनिकों की ही थी। यदि आत्मा के स्थान पर मन शब्द का प्रयोग करे तो कहा जा सकता है मन का ज्ञान ही मनोविज्ञान है, मन का ज्ञान ही मनोविज्ञान है। मनोवैज्ञानिक के इस अर्थ को भी अपर्याप्त और अनुपयुक्त पाया गया। क्या पाया गया? इसको भी उस हाथी के डगरा और दीवाल के समान, उसका भी कहना सही था, लेकिन अनुपयुक्त क्या गया, एक तरह से खारिज नहीं कर सकते, लेकिन उसको अनुपयुक्त पाया गया। क्या पाया गया? मन के अस्तित्व को वैज्ञानिक रूप से नहीं दर्शाया जा सकता है। मन को भी कहेंगे कि वैज्ञानिक रूप से दर्शाने के लिए कि हमारे मन में ये चल रहा है, तो दर्शा सकती हो,
नहीं ना, तो यहां भी वैज्ञानिक रूप से दर्शाया नहीं जा सकता है। वैज्ञानिक मनोविज्ञान का केवल मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। क्या करता है? मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है, बल्कि उसमें सक्रियता से परिवर्तन और परिमार्जन भी करता है। इसके निम्नलिखित स्वरूप है। क्या है इसके निम्नलिखित? क्या कर रही हो तुम यहाँ पे, डिस्टर्ब कर रही हो? और सर क्लास चल रहा है, आकर के बैग ले रही है, कुछ ले रही है ना। तो इसका स्वरूप मूलतः अब हम पॉइंट पर देंगे। निम्नलिखित स्वरूप का कहां पर आ रहे थे हम लोग? इसके अंतर्गत मन के स्वरूप का कोई स्पष्ट वर्णन प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। आप तीसरा, पांचवा लिखो क्वेश्चन। पांचवा मन का विज्ञान चौथा था क्वेश्चन, पांचवा है क्वेश्चन, इंटेलिजेंस से आप क्या समझते हैं या बुद्धि से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है। देखो सब्जेक्टिव में सारे क्वेश्चन मैंने बतला चुका हूं, है ना। रिवीजन जो टाइम बचेगा तो रिवीजन में बीच बीच में करवा देंगे, ओके। लेकिन अभी जो है जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। बहुत लोग शॉर्ट क्वेश्चन भी अगर याद कर लेंगे तो उसमें भी बिग क्वेश्चन जो आपको पढ़ाए हैं उसमें आपको काफी मदद मिल जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन है, बुद्धि से क्या समझते हैं या इंटेलिजेंस से क्या समझते हैं? लिख लिए, ध्यान दो। आप सबका पीडीएफ पहुंच जाएगा, आप लोग जो है सो सिर्फ ध्यान दीजिए, जो बातें बता रहे हैं उसको अच्छे से फॉलो कीजिए, ठीक है। तो बुद्धि का तात्पर्य किसी व्यक्ति की अपने परिवेश को समझने की क्षमता, विवेकपूर्ण चिंतन करने से और जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए उपलब्ध संसाधनों को प्रभावी ढंग से उपयोग करने से है। 3 लाइन में समझाए हैं, इसको डिटेलिंग पहले समझ देते हैं। बुद्धि का तात्पर्य किसी व्यक्ति की, बच्चे को थोड़ा बाहर करो बाबू। बुद्धि का तात्पर्य किसी व्यक्ति की अपने परिवेश को समझने की क्षमता। आप जिस परिवेश में रह रहे हैं उसके वातावरण के साथ तालमेल बैठाते जो है बुद्धि लगा करके वो परिवेश में, वो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा, विवेकपूर्ण चिंतन करने। विवेकपूर्ण चिंतन, कोई भी काम करने से पहले चिंतन करते हैं किस चीज को कैसे करें। घर में खाना ही बनाना है, रोटी बनाना हो, सब्जी बनाना हो तो चिंतन करते हैं ना। तो बिना बुद्धि लगाए ऐसे आटा रख देंगे तावा पे तो हो जाएगा। पहले दिमाग लगाए कितना आदमी के लिए बनाना है, आटा में कितना लेना है, पानी कितना डालना है ना, क्या क्या व्यवस्था करना है। तो वो चिंतन करते हैं कि नहीं करते हैं? उसके बाद चिंतन तो करते ही हैं, उसके बाद क्या होता है कि कोई भी चीज को निर्णय लेते हैं, अच्छा निर्णय लेते हैं, अच्छा बोध करने की योग्यता समझते हैं, ओके। उसके बाद जो है उसमें अच्छे तर्क प्रस्तुत करने की योग्यता के रूप में परिभाषित किया जाता है। क्या करते हैं? परिभाषित किया जाता है। गार्डन और स्टर्नबर्ग का सुझाव है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति न केवल अपने पर्यावरण से अनुकूल करता है, एक बुद्धिमान व्यक्ति, देखो कितना सटीक बात बोला गया कि एक गार्डनर और स्टर्नबर्ग का सुझाव है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति न केवल अपने पर्यावरण से अनुकूल करता है बल्कि उसमें सक्रियता से परिवर्तन और परिमार्जन भी करता है ना। किसी भी चीज में, जैसे हम यहाँ पे क्लास ले रहे हैं तो इसमें दिमाग लगाए कि नहीं, इसको डिजिटलाइज भी कर सकते हैं। सरकारी कॉलेज में अगर हम पढ़ा रहे हैं तो इसको भी डिजिटलाइज कर सकते हैं, और इसको अगर हम यूट्यूब चैनल पे डाल देंगे तो सैकड़ों विद्यार्थी जो नहीं आ पा रहे हैं या जो आए समझ नहीं पाए उसको बैठ करके आराम से घर पे ही पढ़ सकते हैं। तो कोई भी चीज को आप दिमाग लगाते हैं कोई काम करने में तो वातावरण के साथ तो घुलते मिलते भी हैं, उसके साथ साथ जो है आप उस परिवर्तन और परिमार्जन भी कर पाते हैं। परिवर्तन उसके साथ परिमार्जन भी करते हैं। और इसमें बहुत सारे निम्नलिखित स्वरूप भी हैं, इसके बारे में डिटेलिंग में कुछ जाते हैं कि यह एक अमूर्त संप्रत्यय है, यह एक व्यक्ति को तर्कपूर्ण चिंतन में सहायता होती है। दूसरा पॉइंट। तीसरा है, व्यक्ति को उद्देश्यपूर्ण कार्य में सहायता होती है। कोई भी आप मान के चलो कि आपको आईएएस की तैयारी करनी है, ठीक है, तो माइंड बुद्धि रहेगा, आप उस चीज को जाएंगे करने के लिए, तो जितना इंटेलिजेंट रहेंगे अच्छे तरीके से उसको कवर करेंगे, प्लानिंग के साथ करेंगे तो उसमें भी उपलब्धि प्राप्त होगी ना आपको, है। चौथा पॉइंट है, व्यक्ति को वातावरण के साथ प्रभाव पूर्वक तरीका से समायोजित स्थापित करने में सहायक होती है।
व्यक्ति को वातावरण के साथ क्या होता है, प्रभाव पूर्वक जो है आप तरीका से समायोजन स्थापित करने में सहायक होती हैं। ओके, उसके बाद इसका स्वरूप मूलतः संज्ञानात्मक होता है। क्या होता है, संज्ञानात्मक होता है। 5 अब है छठा क्वेश्चन, लिखिए बुद्धि के मुख्य प्रकार क्या है। अब मुख्य प्रकार क्या क्या है भाई, क्वेश्चन पूछेगा आएगा तो मुंह बांध दीजिएगा, पढ़े रहिएगा तब ना है। तो क्या लिखो क्वेश्चन, बुद्धि के मुख्य प्रकार। तो मुख्य प्रकार में जो है बुद्धि के 3 मुख्य प्रकार होते हैं। क्या होते हैं, हाँ, पहला है सांवेगिक बुद्धि, लिखना नहीं है पीडीएफ फैल जाएगा, सांवेगिक बुद्धि। उसके बाद क्या है, दूसरा आध्यात्मिक बुद्धि, नहीं दूसरा है व्यवहारिक बुद्धि। उसके बाद तीसरा है उसके बाद आध्यात्मिक बुद्धि। तो पहला है सांवेगिक बुद्धि। क्या है, तो सांवेगिक बुद्धि में क्या है कि आप यह बुद्धि के भावनात्मक पक्ष से संबंधित है। क्या होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस से होता है। इमोशनल, आजकल बड़ा फेमस हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इमोशनल इंटेलिजेंस से टैली करता है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस यह बुद्धि के भावनात्मक पक्ष से संबंधित होता है। क्या होता है, क्या, सांवेगिक बुद्धि है ना। और अपने इस दूसरों के संवेगों को समझने, नियमित करने और उनसे प्रकटीकरण, मूल्यांकन एवं नियंत्रण को सांवेगिक बुद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, प्रकटीकरण, नियमितकरण और संवेगों को समझने को, मूल्यांकन एवं नियंत्रण को सांवेगिक बुद्धि कहते हैं। ओके, किसी को कोई दिक्कत। दूसरा पॉइंट है व्यवहारिक बुद्धि। क्या है, अब इसको अंग्रेजी में बोलेंगे प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। समझ में आ गया होगा, व्यवहारिक बुद्धि भी समझ में आ जाएगा क्योंकि व्यवहारिक शब्द तो सब लोग कॉमन है, लेकिन प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस अंग्रेजी में समझ लीजिए। तो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस का उपयोग मनुष्य अपने जीवन की समस्याओं का समाधान करने में करता है। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस कहता है ना, बहुत प्रैक्टिकल आदमी है, शादी हो गया है, बीवी का भी मदद कर लेता है, रोटी भी बना देता है, सब्जी बनाता है, झाड़ू चौका भी लगा देता है। तो कितना प्रैक्टिकल हमारे हस्बैंड है, मतलब हर चीज में मदद कर देते हैं काम करने में, है ना। तो प्रैक्टिकल भी होना बहुत जरूरी है। क्या होना जरूरी है, प्रैक्टिकल भी होना जरूरी है। जितना आप प्रैक्टिकल रहिएगा, जैसे आप आए, एक विद्यार्थी आया, आप आए, पंखा लगा दिए, बल्ब का व्यवस्था कर दिए, तो भाई कुछ दुरुस्त हो गया काम, है ना। तो इसी तरीके से कोई भी काम करने जाए, जितना आप प्रैक्टिकल रहेंगे, छोटी छोटी बातों को ध्यान देकर के आप प्रैक्टिकल रूप में सारा काम को कर लेंगे, उतना आपका जीवन सुखमय हो जाएगा, है ना। तो क्या होता है, व्यवहारिक बुद्धि, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, व्यवहारिक बुद्धि का यानी कि प्रैक्टिकल बुद्धि का उपयोग मनुष्य अपने जीवन की समस्याओं का समाधान करने में करता है। क्या करता है, हाँ। और जिस व्यक्ति में व्यवहारिक बुद्धि यानी कि प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस ज्यादा होगी, वह अपने जीवन की समस्याओं का समाधान और भी जल्द और आसानी से कर पाएगा। तो बउआ समझ लो, जितना आप अपने आप को फिट एंड फाइन रखेंगे, उतना ज्यादा अपने जीवन को बेहतर कर सकते हो। ओके, तो अभी मौका है, गोल्डन पीरियड है, जितना अधिक से अधिक आप इस चीज को यूज कीजिएगा, व्यवस्थित करने में अपने लाइफ को कीजिएगा, उतने आने वाला जनरेशन, आपके बाल बच्चे, शादी ब्याह जो होंगे, उतने सुखमय जिंदगी व्यतीत कीजिएगा, है ना। तो व्यवहारिक बुद्धि कितना जरूरी है। अब है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस यानी कि आध्यात्मिक बुद्धि। तीसरा पॉइंट क्या है, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, आध्यात्मिक बुद्धि। तो यह मनुष्य के जीवन के अर्थ एवं मूल्यों से संबंधित है। क्या है, अर्थ एवं मूल्यों से संबंधित है, और इसके द्वारा व्यक्ति अपने जीवन को अधिक क्या करता है, व्यापक, समृद्ध एवं सार्थक बना पाता है। क्या करता है, इसके द्वारा जीवन को अधिक व्यापक, सार्थक और समृद्ध बना पाता है, और वह अपने जीवन का मूल्यांकन कर अपने लिए जीवन मार्ग ढूंढ लेता है, जो इसके लिए अर्थपूर्ण एवं महत्वपूर्ण है। क्या है, और महत्वपूर्ण है। चलो 7वां पॉइंट लिखो, चिकित्सा के क्षेत्र में मनोविज्ञान की उपयोगिता। चिकित्सा के क्षेत्र में मनोविज्ञान की, अब चिकित्सा जो होता है, जो भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है मानसिक, उसमें
जो है मनोविज्ञान का क्या योगदान होता है चिकित्सा के क्षेत्र में। ओके, लेते हैं ना। कोई भी अगर किसी का माइंड फेल हो जाता है तो हम लोग कहते हैं इसको रांची भेज दो भाई, इसका दिमाग फेल हो गया है ना, बोलते हैं कि नहीं हम लोग। लिखो क्वेश्चन, चिकित्सा के क्षेत्र में मनोविज्ञान की उपयोगिता। क्वेश्चन लिखे सब लोग, अटेंडेंस के लिए सब लोग अपना अपना धीरे धीरे कर रहे हो अटेंडेंस का। चिकित्सा के क्षेत्र में मनोविज्ञान की उपयोगिता। तो मानव जीवन में चिकित्सा का महत्वपूर्ण स्थान है। क्या है? मानव जीवन में चिकित्सा का महत्वपूर्ण स्थान है और व्यक्ति को निरोगी एवं स्वस्थ बनाए रखने के लिए उपयुक्त चिकित्सा आवश्यक है। क्या जरूरी है? उपयुक्त, मानव को स्वस्थ और बेहतर बनाने के लिए उपयुक्त चिकित्सा बहुत आवश्यक है। वर्तमान मनोवैज्ञानिक अनुसंधानों के परिणाम स्वरूप अब औषधि के अतिरिक्त मनोवैज्ञानिक पद्धतियों द्वारा भी चिकित्सा की व्यवस्था हो चुकी है। ठीक है, वैज्ञानिक पद्धतियों, औषधियों और अतिरिक्त मनोवैज्ञानिक पद्धतियों द्वारा भी चिकित्सा की व्यवस्था हो चुकी है। ओके, अब यह समझा जाता है कि अनेक रोगों एवं व्याधियों का मूल कारण शारीरिक न होकर मानसिक भी होता है। बहुत कुछ शारीरिक फिजिकली रूप में आप फिट है उससे मतलब नहीं है, मानसिक रूप से भी फिट होना जरूरी है। आप कहीं भी जाइएगा, बड़े बड़े कंपनी में या कुछ अच्छे पोस्ट पर आप जाइएगा तो आपका मानसिक टेस्ट भी लेगा। आप जाइएगा नासा की तरफ से जाइएगा तो सब चीज टेस्ट करेगा, सिर्फ फिजिकली नहीं, आपका माइंड भी सेट करेगा कि आप उस जगह पे जाने के बाद सही तरीके से आप काम कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, है ना। तो वो सारा चीज आपका देखा जाएगा, चेक किया जाएगा। ओके, मानसिक कारकों वाले रोगी को चिकित्सा केवल मनोवैज्ञानिक पद्धति द्वारा ही संभव है, जिसका माइंड हल्का हो जाता है। जनरल एक्टिविटी में अब यहाँ पर सब शर्ट पैंट पहन के घूम रहा है, कोई नंगे घूमेगा तो कहेगा ना माथा फेल हो गया, तो उसको क्या दवाई, मानसिक डॉक्टर ही ठीक करेंगे, मनोवैज्ञानिक डॉक्टर ही जो है उसको सही करेंगे, मनोचिकित्सक ही सही करेंगे। ओके, तो एक्टिविटी किस तरह से है ये देखना पड़ता है। अगर मानसिक प्रॉब्लम है तो मनोचिकित्सक उस चीज को सही कर पाएंगे। मनोविज्ञान ज्ञान के विकास से पूर्व ऐसे रोगों को भूत प्रेत एवं दैविक प्रकोपों का परिणाम माना जाता था। पहले क्या होता था, मनोविज्ञान के विकास से पूर्व पहले जो है कहता था कि आप देवी का प्रकोप है तो फलाना है, ढिमकाना है, भूत प्रेत है, ये सब माना जाता था और उनकी चिकित्सा ओझाओं आदि के द्वारा की जाती थी, है ना। ओझा गुनी पहले बहुत ज्यादा चलता था, अब थोड़ा कम हो गया है ना। तो वे मानसिक रोगियों को तरह तरह से पीड़ित करते थे और एवं यातनाएं देते थे। क्या देते थे? यातनाएं देते थे, है ना। हम देखें प्रत्यक्ष रूप में इस तरह से होता है। अब है 8वां पॉइंट, लिखो, चेतन। गप नहीं बुआ, ईयरफोन लगाए क्या कर रहा है तुम कान में? यहाँ पढ़ने आए हो कि गप देना है? घर से फोन है मम्मी का? अच्छा, चेतन क्या है पूछेगा, चेतन के बारे में क्या क्या है, चेतन का क्या जवाब दीजिएगा। हाँ, फ्राइड ने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में मानव मन के चेतन को 3 स्तरों में विभाजित किया है। क्या किया है फ्राइड ने? 3 स्तरों में विभाजित किया है, जिसमें चेतन एक प्रमुख स्तर है। क्या है? चेतन एक प्रमुख स्तर है और चेतन से तात्पर्य है कि जिसमें वर्तमान की सारी अनुभूतियां एवं संवेदनाएं होती है। चेतन से मतलब होता है वर्तमान में सारी अनुभूतियां और संवेदनाएं होती है। ओके, चेतन व्यक्ति का लघु एवं सीमित पहलू का प्रतिनिधित्व करता है। क्या करता है? लघु एवं सीमित पहलू का प्रतिनिधित्व करता है और किसी भी क्षण व्यक्ति के मन में हो रही अनुभूतियों का अध्ययन उसके चेतन से होता है। क्या होता है? उसके चेतन से होता है। ओके, और अर्थात चेतन का संबंध हमारे वर्तमान चिंतन जो हम अभी अनुभव करते हैं से है, मतलब हम लोग जो अनुभव करते हैं वही चेतन के अध्ययन से होता है। ठीक है, 9वां पॉइंट है अचेतन, अनकॉन्शियस। पहले था कॉन्शियस, अब है अनकॉन्शियस, अचेतन। लिखो पॉइंट, पूछेगा अचेतन क्या है तो क्या जवाब दीजिएगा?
ठीक है, 10 क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। तो अचेतन मन के आकारात्मक पहलू का सबसे बड़ा भाग है, क्या है, ठीक है। अचेतन मन में रहने वाले विचार या इच्छाओं का स्वरूप कामुक, असामाजिक, अनैतिक तथा घृणित होता है। क्या होता है? अचेतन जो होता है किसी भी चीज के स्वरूप कामुक, असामाजिक और अनैतिक का घृणित रूप होता है। ओके, चूंकि ऐसी इच्छाएं एवं विचारों को दिन प्रतिदिन की जिंदगी में पूरा करना संभव नहीं होता है। क्या होता है? अब किसी प्रकार का नेगेटिविटी बात अगर चला आएगा मन में जिसको हम पूरा नहीं कर सकते हैं, उसको क्या करेंगे, वो करना उसका संभव नहीं हो पाता। अतः इसे चेतन से हटा करके अचेतन में दमित कर दिया जाता है। चेतन मन से कोई भी काम करते हैं जिसमें पॉजिटिविटी होता है, वो हो गया आपको चेतन मन से काम। लेकिन जो चीज, किसी भी नेगेटिव बात जो हम सोच लिए मन में, या जिस चीज को घृणित कोई काम, असामाजिक, कोई अनैतिक, कोई ऐसा वर्क जो हम कर नहीं सकते हैं, जो पूरा नहीं हो सकता है, उसको हम लोग क्या उस कैटेगरी में डाल दिए हैं? अचेतन मन में। क्या डाल दिए हैं? बहुत सारे मन में भावनाएं उठ जाती है ना, तो ये अचेतन मन में डाल दिया गया है। ओके, जहां जाकर ऐसी इच्छाएं समाप्त नहीं हो जाती है बल्कि चेतन में आने का प्रयास भी करती है। चेतन में आने का प्रयास भी करता है बाबू। इसके कारण चिंता, संघर्ष और अनेक तरह के मनोवैज्ञानिक विकार उत्पन्न होते जाते हैं, है ना। कुछ इच्छाएं मान के चलो, किसी को अपने लेवल से कुछ अधिक सोच लिया और हो नहीं पाता है तो आदमी पगला जाता है, हमेशा वही चीज करने का सोचने लगता है ना। तो उसको अचेतन मन में डाल देते हैं और इस तरह से चेतन में जाने के लिए वो हावी होना चाहता है। हावी होते होते जब नहीं पूरा होता है, किसी को इंग्लिश में बोलना शुरू कर देगा खूब ज्यादा, है ना। तो वो इतना पढ़ लेता है कि माइंड उसका जो है अचेतन मन से चेतन में आने के क्रम में जो है डिस्टर्ब हो जाता है। ओके, 10वां है लिबिडो। क्या है 10वां पॉइंट? लिबिडो। तो लिबिडो जो है, लिबिडो क्या है? इड की इन्हीं लिबिडो इड की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन हम लोग करेंगे। क्या करेंगे? ईड की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन करेंगे। मूल प्रवृत्ति जीवन बल को उपाह को ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है? मूल प्राकृतिक जीवन बल जो उपाह को ऊर्जा प्रदान करता है, जो लिबिडो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ठीक है, और यह सुखद नियम के अनुरूप कार्य करता है। क्या करता है? सुखद नियम के अनुरूप कार्य करता है और तात्कालिक तुष्टि भी करता है। क्या करता है? तुष्टि भी करता है। और इस ईड व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति ऊर्जा का स्रोत है। क्या है? मूल प्रवृत्ति ऊर्जा का स्रोत है। इसका संबंध व्यक्ति के आदिम आवश्यकताओं, कामों और आक्रामक आवेगों की तात्कालिष्ट से है। ओके, मूल प्रवृत्ति जीवन शक्ति को, जो ईड को ऊर्जा प्रदान करती है, काम शक्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? लिबिडो सुखेप्सा सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है। ईड की 3 विशेषताएं निम्नलिखित है। ईड की 3 विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है कि ईड व्यक्ति का जैविक तत्व है। क्या है? जैविक तत्व है, और इसमें उन प्रवृत्तियों की अधिकता होती है जो जन्मजात होती है। क्या होती है? जन्मजात होती है, तथा जो असंगठित, कामुक, आक्रामकतापूर्ण एवं नियम को मानने वाली होती है। ईड की प्रवृत्तियां आनंद सिद्धांत द्वारा निर्धारित होती है। क्या होती है? सिद्धांत द्वारा निर्धारित होती है। इसे उचित अनुचित, विवेक अविवेक, समय स्थान आदि से मतलब नहीं होता है। ओके, और इसमें तीसरा पॉइंट में दिया हुआ है कि इसका संबंध वास्तविक से नहीं होता है। क्या नहीं होता है? वास्तविक से नहीं होता है, क्योंकि यह पूर्ण अचेतन होता है। क्या होता है? ये क्वेश्चन तो हो गया तुमको मोटा मोटी 10 क्वेश्चन का हमने आज करवाया है, शॉर्ट क्वेश्चन। ये क्लास यही समाप्त करते हैं। चलो, बहुत